अ, भारतीय रेलवे के संचालन के पैमाने को अगर हम सिर्फ आंकड़ों में देखने की कोशिश करें, हम्म। तो वो किसी भी लॉजिस्टिक विशेषज्ञ को हैरान करने के लिए काफी है। बिल्कुल, मतलब इसका स्केल ही इतना विशाल है। हाँ, हजारों किलोमीटर का ट्रैक, रोजाना दौड़ने वाली 20,000 से भी ज्यादा ट्रेनें हम्म। और लाखों टन माल की ढुलाई, और ये सब रोज का काम है। वो उसका काम है। हम्म। लेकिन आज हम ट्रैक्स, सिग्नल्स या रेलवे स्टेशनों की बात नहीं करने वाले हैं। तो आज हमारा फोकस कहाँ है? आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय वो इकोसिस्टम है हम्म। जो जो इस पूरी मशीनरी को जीवंत रखता है। हम्म। रेल ज्ञानांजलि के दस्तावेजों के आधार पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि हम रेलवे वर्कशॉप्स के उस विशाल नेटवर्क को डिकोड करेंगे जो रोलिंग स्टॉक को पटरियों पर सुरक्षित रखता है। सही कहा। जब हम इतने बड़े फ्लीट को मेंटेन करने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कुछ नट बोल्ट कसने का मामला नहीं रह जाता। देखिए, बुनियादी ढांचे पर चर्चा करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान पटरियों के विस्तार या स्टेशन पुनर्विकास पर ही होता है। हाँ, जो सामने दिखता है उसी की बात करते हैं। एग्जैक्टली exactly. लेकिन रेलवे की असली इंजीनियरिंग क्षमता इन वर्कशॉप्स की चारदीवारी के भीतर काम करती है। अगर हम इस पूरे सिस्टम की अनाटमी को समझें हम्म, तो वर्कशॉप्स को रेलवे नेटवर्क का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जा सकता है। मतलब ये दिल और नसों की तरह काम करता है पूरे सिस्टम के लिए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि फ्लीट का हर एक हिस्सा, चाहे वो लोकोमोटिव हो या मालगाड़ी का वैगन, वो अपनी अधिकतम दक्षता पर काम कर रहा हो। और रेल ज्ञानांजलि के जो दस्तावेज हम देख रहे थे, उसमें भारतीय रेलवे के इस पूरे मेंटेनेंस और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को मुख्य रूप से 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, 5 मुख्य श्रेणियां हैं और हर एक का अपना एक विशिष्ट इंजीनियरिंग उद्देश्य और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल है। तो चलिए इस नेटवर्क के सबसे भारी और ताकतवर हिस्से से शुरुआत करते हैं। लोकोमोटिव वर्कशॉप्स। हाँ, लोकोमोटिव वर्कशॉप्स। एक डीजल या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अपने पूरे जीवन काल में लाखों किलोमीटर का सफर तय करता है। लाखों किलोमीटर, और वो भी बहुत कठोर परिस्थितियों में। बिल्कुल। वो हर तरह के मौसम, एक्सट्रीम तापमान और लगातार वाइब्रेशन का सामना करता है। ट्रिप शेड्स में होने वाले रूटीन चेकअप्स के बारे में तो जानकारी आम है ही। जी, वो तो रोजमर्रे का मेंटेनेंस है। हाँ, लेकिन लोकोमोटिव वर्कशॉप्स का काम इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। यहाँ हम हैवी रिपेयर और ओवरहॉलिंग की बात कर रहे हैं। सही कहा। तो मुझे ये समझना है कि जब एक लोकोमोटिव को भारी मरम्मत के लिए इन वर्कशॉप्स में लाया जाता है, तो उस प्रक्रिया का तकनीकी दायरा क्या होता है? मतलब क्या ये सिर्फ घिसे हुए पुर्जों को बदलने तक सीमित है? नहीं नहीं, भारी मरम्मत या ओवरहॉलिंग को हम महज पुर्जे बदलने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा, जब एक लोकोमोटिव इन वर्कशॉप्स में प्रवेश करता है तो उसे वस्तुतः उसके मूल ढांचे तक स्ट्रिप डाउन कर दिया जाता है। स्ट्रिप डाउन यानी उसे पूरी तरह से खोल दिया जाता है। जी, पूरी तरह से। एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के मामले में उसके मुख्य ट्रांसफॉर्मर, पेंटोग्राफ, ट्रैक्शन मोटर्स और कंट्रोल सर्किट्स को अलग-अलग करके उनकी बहुत गहन टेस्टिंग की जाती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम है। और डीजल इंजनों में तो पूरे इंजन ब्लॉक को ही बाहर निकाल लिया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के अलाइनमेंट की लेजर टेस्टिंग होती है और पिस्टन या सिलेंडरों की एकदम माइक्रो लेवल पर जांच की जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि सब कुछ डिजाइन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल, लोकोमोटिव वर्कशॉप्स का मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना होता है कि इंजन का फ्रेम और उसकी पावर ट्रेन अपने डिजाइन स्पेसिफिकेशन के एकदम अनुरूप काम कर रहे हैं। हम्म, यहाँ तक कि उन मेटल पार्ट्स की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसे एनडीटी कहते हैं, जी। वो भी की जाती है। एनडीटी, ताकि अंदर की दरारें दिख सकें। हाँ, क्योंकि उनमें माइक्रोस्कोपिक दरारें हो सकती हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई ही नहीं देती। ये तो एक तरह से पूरे लोकोमोटिव को दोबारा असेंबल करने जैसा हुआ। एक तरह से नया ही बना देते हैं वो लोग। तो इसका मतलब है कि इन वर्कशॉप्स के पास वो सभी भारी मशीनरी और कैलिब्रेशन उपकरण होने चाहिए जो जो एक मूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। भारी ओवरहेड क्रेन्स जो पूरे के पूरे इंजन शेल को उठा सके। और टेस्टिंग रिग्स भी जो ट्रैक पर वापस जाने से पहले लोकोमोटिव के परफॉर्मेंस को सिमुलेट कर सकें। सही कहा आपने। लेकिन लोकोमोटिव तो ट्रेन का सिर्फ एक हिस्सा है। वो तो सिर्फ खींचने का काम करता है। हाँ, मेन पार वही है। हाँ, पर उस इंजन के पीछे चलने वाले रोलिंग स्टॉक का क्या? यहाँ गैरेज और वैगन वर्कशॉप्स यानी सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप्स। हाँ, सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप्स की भूमिका सामने आती है। यात्री कोचों और मालगाड़ी के वैगन्स की ऑपरेशनल आवश्यकताएं तो जमीन आसमान का अंतर रखती हैं। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। एक तरफ पैसेंजर राइड क्वालिटी और हाई स्पीड सस्पेंशन का मामला है, तो दूसरी तरफ हजारों टन कोयला
या स्टील ढोने वाले वैगन्स की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का? एग्जैक्टली। इन दोनों को एक ही छतरी के नीचे कैसे मैनेज किया जाता है? यही तो सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप्स की सबसे बड़ी चुनौती है और खूबी भी। दोनों की मेटलर्जी और स्ट्रेस प्रोफाइल बिल्कुल अलग होती है। हाँ, पैसेंजर्स के लिए अलग और माल के लिए अलग। जी, यात्री कोचों के मामले में फोकस, सस्पेंशन सिस्टम, एयर स्प्रिंग्स, बॉगी फ्रेम की अखंडता और सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स पर होता है। क्योंकि इंसान सफर कर रहे हैं, झटके नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल। हाई स्पीड ऑपरेशंस के दौरान कोच में होने वाले किसी भी तरह के वाइब्रेशन को डैम्प करना जरूरी है। साथ ही एयर ब्रेक सिस्टम की सेंसिटिविटी भी बहुत क्रिटिकल होती है। और मालगाड़ी के वैगनों में? वहीं दूसरी ओर जब हम मालगाड़ी के वैगनों की बात करते हैं, तो वे बेहद कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। हाँ, वो तो खुले में ही रहते हैं हमेशा। खुले वैगनों में बारिश का पानी और कोयले या खनिजों का रसायन मिलकर बहुत भारी जंग पैदा करते हैं। ओहो, केमिकल रिएक्शन होता होगा। हाँ, इसके अलावा मैकेनाइज्ड लोडिंग और अनलोडिंग के कारण भी बहुत नुकसान होता है। जैसे टिपलर मशीनें जो पूरे वैगन को पलट देती हैं। हाँ, हाँ, मैंने वीडियो में देखा है, वो पूरा डिब्बा ही उल्टा कर देते हैं कोयला गिराने के लिए। जी, तो उसके कारण वैगन के ढांचे पर अत्यधिक टॉर्शनल स्ट्रेस पड़ता है। तो ऐसे में सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप्स क्या करती हैं? इसलिए इन वर्कशॉप्स में वैगनों के अंडर फ्रेम की वेल्डिंग, जंग लगे हिस्सों को काटकर नए पैनल लगाने और ड्रा गियर, ड्रा गियर, जिससे डिब्बे आपस में जुड़ते हैं। हाँ, उसकी टेंसाइल टेस्टिंग पर बहुत भारी जोर दिया जाता है। ये देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे-कैसे एक ही नेटवर्क के अंदर 2 बिल्कुल अलग-अलग तरह के इंजीनियरिंग पैरामीटर्स काम कर रहे हैं। एकदम अलग पैरामीटर्स हैं। यात्री कोचों के लिए जहां एरोडायनामिक्स और सस्पेंशन महत्वपूर्ण है, वहीं वैगन्स के लिए विशुद्ध स्ट्रक्चरल मजबूती। सही कहा। लेकिन इन दोनों ही चीजों में, चाहे वो लोकोमोटिव हो या सीएनडब्ल्यू, एक चीज समान है। क्या? वे दोनों ही हजारों छोटे और जटिल पुर्जों से मिलकर बने हैं। जी, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स। जब हम किसी वर्कशॉप के फ्लोर को विजुअलाइज करते हैं, तो हमें सिर्फ बड़ी चीजें नजर आती हैं, बड़े हाँ, डिब्बे, बड़े इंजन। हाँ, क्योंकि वही सबसे पहले ध्यान खींचते हैं। लेकिन कंपोनेंट वर्कशॉप्स का जो जिक्र दस्तावेजों में है, वो वो इस पूरी कहानी को एक माइक्रो लेवल पर ले जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। पहिए, ब्रेक उपकरण, ट्रैक्शन मोटर्स, इन सब के लिए एक अलग और समर्पित वर्कशॉप इकोसिस्टम की आवश्यकता क्यों है? क्या क्या ये मरम्मत लोकोमोटिव या सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप्स के भीतर ही नहीं की जा सकती? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका सीधा जवाब है सटीकता और स्पेशलाइजेशन। अच्छा, प्रिसिजन की वजह से। जी, एक ट्रेन की सुरक्षा अंततः उसके सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की विश्वसनीयता पर ही निर्भर करती है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? उदाहरण के लिए एक व्हील सेट को ही लें। हाँ, ट्रेन के पहिए। जब ट्रेन तेज गति से चलती है, तो पहियों और पटरी के बीच का जो संपर्क क्षेत्र होता है ना, वो एक सिक्के के आकार से भी कम होता है। सिर्फ एक सिक्के के बराबर इतनी भारी ट्रेन और संपर्क इतना कम? जी हाँ, और उस छोटे से बिंदु पर हजारों टन का दबाव होता है। कंपोनेंट वर्कशॉप्स में पहियों की रीप्रोफाइलिंग की जाती है। रीप्रोफाइलिंग मतलब उनका शेप वापस ठीक करना। हाँ, ताकि उनका फ्लैंज और ट्रेड एकदम सटीक ज्यामिति में रहे। अगर पहिए के अलाइनमेंट में मिलीमीटर के 100वें हिस्से की भी गड़बड़ी हुई, तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसी तरह ट्रैक्शन मोटर की बात करें, तो उसके आर्मेचर को रिवाइंड करना और वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेशन, जिसे वीपीआई कहते हैं, वीपीआई। हाँ, वीपीआई जैसी जटिल प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है, जिसके लिए एकदम धूल मुक्त वातावरण और विशिष्ट तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है। समझ गया। और ये सब एक जनरल फ्लोर पे करना मुमकिन नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस स्तर का स्पेशलाइजेशन एक भारी मरम्मत वाले जनरल फ्लोर पर हासिल करना संभव ही नहीं है। तो कंपोनेंट वर्कशॉप्स अनिवार्य रूप से रेलवे के उच्च सटीकता वाले लैब और मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जो जो बाकी वर्कशॉप्स को एक निरंतर सप्लाई चेन प्रदान करते हैं। एकदम सही। ये एक तरह से फीडर का काम करते हैं। एक इंजन या कोच वर्कशॉप से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कंपोनेंट वर्कशॉप उसे सर्टिफाइड पहिए या ब्रेक वाल्व न दे दे। जी, हर चीज का सर्टिफाइड होना जरूरी है। ये एक बहुत ही टाइट और इंटरलॉक्ड सप्लाई चेन का उदाहरण है। और बहुत ही एफिशिएंट पे। हाँ, अब तक हमने बात की उन रोलिंग स्टॉक्स की जो जो पहले से सिस्टम में मौजूद हैं और जिन्हें रखरखाव की आवश्यकता है। जी, लेकिन रेलवे का बेड़ा हमेशा एक सा तो नहीं रहता। पुरानी मशीनें रिटायर होती हैं, नए ट्रैक्स बिछते हैं। और आधुनिक तकनीक को भी शामिल करना पड़ता है समय के साथ। बिल्कुल।
तो यहाँ बात आती है प्रोडक्शन यूनिट्स की। हाँ, ये एकदम अलग पहलू है। ये मेंटेनेंस से पूरी तरह अलग है। ये तो मतलब स्क्रैच से, एकदम कच्चे माल से एक पूरी तरह से नई मशीन बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। प्रोडक्शन यूनिट्स भारतीय रेलवे की आत्मनिर्भरता और उसके तकनीकी विकास का असल केंद्र हैं। हम्म, जब हम इन यूनिट्स की बात करते हैं, तो हम भारी फोर्जिंग, ढलाई, शीट मेटल कटिंग, सीएनसी मशीनिंग और असेंबली लाइंस के एक विशाल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। जहाँ सब कुछ नया बन रहा है। जी, यहाँ मरम्मत नहीं होती। यहाँ एक तरफ से कच्चा स्टील और एल्यूमिनियम आता है, और दूसरी तरफ से आधुनिक लोकोमोटिव या वातानुकूलित कोच बाहर निकलते हैं। ये तो किसी बड़े ऑटोमोबाइल प्लांट जैसा हो गया। उससे भी बड़ा, इन प्रोडक्शन यूनिट्स का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उनकी स्केलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन मतलब नई तकनीक को अपनाना। हाँ, जैसे जैसे रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर्स और अधिक भार ढोने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की ओर बढ़ रहा है, इन प्रोडक्शन यूनिट्स को लगातार अपने डिजाइन्स को अपग्रेड करना पड़ता है। सही बात है। पुराने डिजाइन से नए ट्रैक पर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। नए एरोडायनामिक प्रोफाइल बनाना, क्रैश वर्दी कोच डिजाइन करना, ताकि एक्सीडेंट में कम से कम नुकसान हो। हाँ, पैसेंजर सेफ्टी सबसे जरूरी है। और ज्यादा हॉर्स पावर वाले एनर्जी एफिशिएंट लोकोमोटिव्स का निर्माण करना, ये सब इन्हीं यूनिट्स में संभव हो पाता है। ये एक ये एक सतत प्रक्रिया है जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर चलती है। जी, ये फ्यूचर प्रूफिंग है एक तरह से। ये अपने आप में मतलब किसी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी कई गुना बड़ा ऑपरेशन है। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा का पूरा शहर सिर्फ ट्रेन बनाने के लिए काम कर रहा है। हाँ, चित्तरंजन या कपूरथला जैसे शहरों को देखें तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जिस चीज ने इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है पीओएच वर्कशॉप्स, यानी पीरियोडिक ओवरहॉल वर्कशॉप्स। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेंटेनेंस की दुनिया में एक आम धारणा है, इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। यानी जब तक कोई चीज खराब ना हो उसे मत छेड़ो। एग्जैक्टली। लेकिन पीओएच का पूरा सिद्धांत ही इस धारणा के बिल्कुल विपरीत है। जी, एकदम उल्टा। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक चरम रूप है, जहां आप एक पूरी तरह से सही चल रहे कोच या वैगन को सेवा से हटा देते हैं। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कैलेंडर पे एक निश्चित तारीख या ट्रैक पर एक निश्चित माइलेज पार कर लिया है। हाँ, तो इसका लॉजिक और इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है? कोई सही चीज को क्यों खोलेगा? ये रख रखाव की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, रेलवे जैसे क्रिटिकल सेक्टर में आप किसी पुर्जे के फेलियर यानी टूटने का इंतजार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो टूटा तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। एक व्यस्त ट्रंक रूट पर अगर किसी एक वैगन का एक छोटा सा पुर्जा भी टूटता है, तो वो सिर्फ उस ट्रेन को नहीं रोकता। वो पीछे आने वाली सारी ट्रेनों को रोक देता है। बिल्कुल, उस पूरे रूट पर चलने वाली दर्जनों ट्रेनों के शेड्यूल को वो तबाह कर देता है। इसके आर्थिक और सुरक्षा संबंधी परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। हाँ, करोड़ों का नुकसान और जान का खतरा अलग। इसीलिए मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, जिसे एमटीबीएफ कहते हैं, एमटीबीएफ डेटा। हाँ, उस डेटा का उपयोग करके हर रोलिंग स्टॉक के लिए एक बहुत सख्त पीओएच शेड्यूल तय किया जाता है। अच्छा। जब एक कोच पीओएच वर्कशॉप में आता है, तो उसकी पूरी स्ट्रिपिंग होती है। उसकी पुरानी वायरिंग, ब्रेक पाइप्स, रबर के पुर्जे और सस्पेंशन स्प्रिंग्स, भले ही वो दिखने में एकदम ठीक लग रहे हो। हाँ, भले ही वे दिखने में ठीक लगे, उन्हें बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वे अपनी निर्धारित फटीग लाइफ यानी थकान सीमा तक पहुंच चुके होते हैं। मतलब अंदर ही अंदर वो कमजोर हो चुके हैं। एग्जैक्टली exactly। ये प्रक्रिया इस बात की गारंटी है कि एक बार जब रोलिंग स्टॉक पीओएच से बाहर निकलेगा, तो वो अगले निर्धारित ओवरहॉल तक शून्य खराबी के साथ काम करेगा। जीरो फेलियर। ये तो जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट का सबसे प्रोएक्टिव तरीका हुआ। जी, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। पीओएच वर्कशॉप्स केवल मरम्मत नहीं कर रहे हैं, वे अनिवार्य रूप से प्रत्येक रोलिंग स्टॉक के जीवन चक्र को ही रीसेट कर रहे हैं। सही कहा, उसे एक नया जीवन दे रहे हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह पांच आयामी प्रणाली किस तरह एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स नई मशीनरी को जन्म देती हैं। कंपोनेंट वर्कशॉप्स उन मशीनों के सबसे संवेदनशील हिस्सों को जीवित और सटीक रखते हैं। और सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप्स माल और यात्रियों की ढुलाई सुनिश्चित करते हैं। लोकोमोटिव वर्कशॉप्स उस पूरी ट्रेन को खींचने वाली ताकत को मेंटेन करते हैं। और अंत में अंत में पीओएच वर्कशॉप्स ये सुनिश्चित करते हैं
कि ये पूरी व्यवस्था कभी भी बिना पूर्व सूचना के ध्वस्त न हो जाए। बिल्कुल। ये एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम है जो चौबीसों घंटे साल के 365 दिन बिना रुके काम कर रहा है। इस पूरी व्यवस्था को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने पर एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आता है। वो क्या है? वो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक को सुचारू रूप से चलाना सिर्फ ट्रैक और सिग्नलिंग की बात नहीं है। हम्म। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है। हम्म। अगर इन 5 प्रकार के वर्कशॉप्स का समन्वय एक दिन के लिए भी चरमरा जाए, तो पूरा देश रुक जाएगा। बिल्कुल पूरे देश की माल ढुलाई और यात्री यातायात पर सीधा असर पड़ेगा। ये वर्कशॉप नेटवर्क वो साइलेंट बैकबोन है जो कभी सुर्खियों में नहीं आता, हाँ, हम कभी इनकी बात नहीं करते समाचारों में। लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को यही लोग और मशीनें हर दिन संभव बनाते हैं। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। पर्दे के पीछे चल रहे इस विशाल उद्योग को समझे बिना रेलवे के वास्तविक पैमाने का अंदाजा लगाना मतलब असंभव है। जी, एकदम असंभव। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक और विचार घूम रहा है जो लॉजिस्टिक्स की जटिलता को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वो क्या? जब हर लोकोमोटिव, कोच और वैगन के लिए एक सख्त पीओएच और ओवरहॉलिंग शेड्यूल तय है, तो जरा अगर हम सोचें उस एल्गोरिदम और मास्टर प्लान के बारे में। हाँ, वो शेड्यूलिंग। रोजाना पूरे देश में चलने वाली हजारों ट्रेनों के संचालन को रोके बिना बिना किसी माल ढुलाई को बाधित किए ये कैसे तय किया जाता है कि आज कौन सा कोच ट्रैक से हटेगा और वर्कशॉप में जाएगा? ये तो एक बहुत बड़ा पजल है। एक तरफ आपको देश को चलायमान रखना है और दूसरी तरफ आपको हजारों टन लोहे को समय समय पर पटरियों से हटाकर खोलना है और वापस जोड़ना है, वो भी बिना किसी देरी के। ये शेड्यूलिंग का मैट्रिक्स अपने आप में किसी किसी लॉजिस्टिकल चमत्कार से कम